हेलो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, आपका होस्ट और फिजिक्स मेंटोर। वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला फाउंडेशन पर, जहां पर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और किस चैप्टर के? अरे भाई हर एक चैप्टर के, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अभी ये जो समय चल रहा है आप लोगों के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अब एग्जाम पास आ रहे हैं और अंदर से घबराहट हो रही है कि यार इतने कम समय में हम इतने ज्यादा सिलेबस को कैसे कवर करने वाले हैं। तो टेंशन की क्या बात है जब पीडब्ल्यू साथ है, यानी आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। और उन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो रहा है, साथ ही साथ आपको किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी पता चल रहा है। अब हम लोगों ने इसी कड़ी में अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी वो स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। और आज आप लोगों की हैवी डिमांड पर हम लोग लाइट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूं, यहां पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के सीनियर से कभी ना कभी पूछे जरूर गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप समझ जाएं कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होगा। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा मेरे एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड ना रहें, आप क्वेश्चन पढ़ें और खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करें। और अगर नहीं बनता है तब आप सीखिए, और अगर बन रहा है तो भी देखिए कि कहां पर आपसे हल्की सी मिस्टेक हो रही है जिससे इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट का ये जो समय है वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बिना समय को गवाए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन सी प्यारी सी क्लास, जहां पर हम पूरा लाइट चैप्टर कवर करने वाले हैं। और हां, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देखा है क्लास, वो जाके देखिए और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को रिवाइज कीजिए। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा जा रहा है द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू द। यहां पर आप लोगों को चार अलग अलग डायग्राम दिखाए गए हैं, 1 2 3 4। अब आप लोगों को देखना है कि इनमें से किस में जो लाइट रे है वो एग्जैक्ट या करेक्ट पाथ फॉलो कर रही है एक लेंस से टकराने या पास होने के बाद। तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं। अब बच्चों देखो, अगर आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आया है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका मतलब आपके पास चॉइसेस हैं, तो आप उसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका कि आपको उसका राइट आंसर पता हो, दूसरा तरीका आपको उसका रॉन्ग आंसर पता हो। तो हम सेकंड मेथड से चलते हैं। पहले सेकंड मेथड से, यानी मुझे रॉन्ग आंसर पता है, रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इस डायग्राम को देखूंगा तो मुझे एक चीज समझ में आएगा कि भाई ये फोर्थ वाला कंडीशन तो नहीं होता है। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है लेंसेज के बारे में, ये कौन सा लेंस है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताओ ये कौन सा लेंस है। अरे भाई आप लोगों ने तो पढ़ा है ना, तो आप लोग भी साथ में रिवीजन करते जाइए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ही सब कुछ बताएंगे, आप लोग भी बता ही सकते हैं, तो बताइए ये कौन सा लेंस है। अब चौथा वाला कंडीशन देखो भैया, ऐसा कहां होता है, कहां देख लिए ऐसा देखियो क्या? नहीं देखें सर जी, ऐसा कहीं नहीं होता है कि फोकस से लाइट रे जा रही है, लेंस से टकराने के बाद ट्रायंगल जैसा बना रही है। सर ऐसा कहीं नहीं देखे हैं, एकदम नहीं देखे, सच्ची नहीं देखे हैं, यानी चौथा वाला आंसर नहीं होगा। अब भैया चौथा वाला आंसर नहीं होगा तो चलिए कहां चलते हैं, यहां पर ऑप्शंस में चलते हैं। अब ऑप्शन में क्या करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं। देखिए चौथा वाला ऑप्शन इसमें है, इसको कट कर दीजिए, ये तो आंसर नहीं हो सकता, 100% आंसर नहीं हो सकता। अब बचे तीन बचे। तो आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने सुना है, समझा है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन, अगर मिरर है तो रिफ्लेक्शन, लेंस है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होता है, फोकस से, यानी ये वाला करेक्ट है। और इसका जस्ट उल्टा, अगर फोकस से आ रहा है तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी ये वाला भी सही है।
अच्छा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो सेम वही पाथ को ट्रेस करता है, यानी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, जीरो डिफ्लेक्शन होता है। आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइट रे अगर किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो सेम पाथ पर फॉलो होती रहेगी, यानी ये वाला भी करेक्ट है। अब भैया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला करेक्ट है, जरा ध्यान से देखिए कहां पर दिख रहा है। अरे सर सी वाले में दिख रहा है, टिक लगा दो। ये तो बहुत सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने कर लिया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि a light ray enters from medium A to medium B as shown in the figure. The refractive index of medium B relative to medium A will be. अरे भाई आप लोगों से सिंपल सा पूछा जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B रिलेटिव टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, ये पूछा जा रहा है, डायग्राम को तो देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, ए मीडियम ये रहा, लाइट रे जा रहा है, और अगर हम इस लाइट रे के पाथ को हम ट्रेस करें तो इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था भैया, सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। और ये क्या है, तो ये है आपका नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। अब अगर हम जरा ध्यान से देखें तो जो मीडियम ए से लाइट रे जा रही है दूसरे मीडियम में, उसको एक्चुअली इस वाले पाथ पर जाना चाहिए था, इस वाले पाथ पर जाना चाहिए था, पर ये बेंड हो गई कहां, टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जो लाइट रे है वो हो गई बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के पास चली गई। ठीक है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और ऐसा कब होता है, अरे सर बहुत बहुत सिंपल है, आपको नहीं पता क्या, ऐसा तब होगा जब इस बी वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, या हम कहें वो डेंसर होगा। डेंसर होगा तभी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट घट गई, जिसकी वजह से वो बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जो बी वाला मीडियम है वो डेंसर होगा, किसके कंपैरिजन में, ए वाले मीडियम के, यानी ए वाला मीडियम होगा रेयरर। तो डेंसर और रेयरर, डेंसर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रेयरर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मोर, और नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेस। अब मोर और लेस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, अरे ग्रेटर देन यूनिटी आएगा भैया, एक से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन यूनिटी। तो उत्तर कौन सा दिख रहा है हमको, तो ए वाला दिख रहा है, तो ए वाला हम सही टिक कर देते हैं। बस आपको देखना था कि लाइट रे का जो पाथ है उसमें क्या चेंज आया है। अरे तो बेंड हो रहा है ना नॉर्मल की तरफ, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए पहला वाला देखते हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर एंड हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। सोचते हैं इसके बारे में, इसके बारे में सोचते हैं। अगला वाला तब तक ऑप्शन पढ़ते हैं, अगला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, तो अगला वाला ऑप्शन हम लोगों से कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस हैज -4 डायोप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर, हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक फॉर्मूला हमें पता है, पावर बराबर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, पावर बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। और यहां पर फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया है, पावर नेगेटिव दिया है, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ही पावर नेगेटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो गलत हो गया, यहां पर भी माइनस और प्लस, ये भी गलत हो गया। अब दो बचा, एक कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस में किस लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, बताओ किसकी पावर पॉजिटिव होती है। तो भैया बहुत सिंपल है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी होता है पॉजिटिव। तो ए वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस हैज अ 4 डायोप्टर पावर हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर। बहुत सिंपल साधारण सा ये सवाल था, आई होप कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब पहला सवाल क्या कह रहा है भाई, हाँ पहला सवाल है, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव के बाद पहला सब्जेक्टिव जो कि कह रहा है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एंड व्हाई। पहला सवाल, व्हाट इज मैग्निफिकेशन,
व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी एक प्लेन मिरर से बनने वाले मैग्निफिकेशन क्या होता है। पर पहला, उससे पहले मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया? तो मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट को जब किसी मिरर के सामने रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा है, कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन कंपेयर करता है, मैग्निफिकेशन कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट के इमेज, ऑब्जेक्ट के हाइट और इमेज की हाइट, या हम कहें ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस एंड इमेज की मिरर से डिस्टेंस, इनको कंपेयर करता है कि कितने गुना इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं v डिवाइडेड बाई u, या हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका मैग्निफिकेशन। अब अगर आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो हम बता देते हैं, क्योंकि हम यहां पर इसीलिए हैं आपको वो सारी चीजें बताने के लिए जो पता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, देखिए हम कह रहे हैं आप सभी ने ये सवाल कर लिया होगा, बहुत सिंपल और साधारण है। ऐसा लग रहा है कि आपको लड्डू दे दिया गया है और बस आपको लड्डू उठाना है और खा जाना है। तो भैया देखो, ये रहा एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है? यहां पर बन रहा है इमेज, इस ऑब्जेक्ट का यहां पर इमेज बन रहा है, और आप लोगों को पता है, आप लोगों को पढ़ाया गया है, और अगर आपको याद नहीं है तो याद करो। हम कह रहे हैं अपने माइंड में चीज को रिवाइज करना कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है, वो इमेज की जो डिस्टेंस होती है मिरर से और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से वो सेम होती है, यानी सेम डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि कहती है आपसे और हमसे कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर साइज ऑफ इमेज, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा सेम वही साइज इमेज का होगा। तो ये दो चीजें होती हैं भाई। अब हमसे मैग्निफिकेशन पूछा है प्लेन मिरर का। अच्छा, अरे भैया ये भी और ये यू, ये तो बराबर हैं, एच आई और एच ओ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज है। यानी इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्लेन मिरर के केस में भी बराबर यू, एच आई बराबर एच ओ, और इसी वजह से that's why m बराबर 1। मैग्निफिकेशन जो होगा प्लेन मिरर के केस में हो जाएगा 1। रीजन क्या है? तो रीजन आपको प्रॉपरली यहां पर बता दिया गया है। अब अगर मुझे अपना दोस्त मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, तो एक सजेशन लेते जाइए। अब यहां तक आ गए हो, यानी जाहिर सी बात है आपको पढ़ना है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करना है, तभी यहां तक आए हो और आगे भी पढ़ते हुए जाओगे इस वीडियो में। अब यहां तक आए हो तो थोड़ा सा बेनिफिट बता देते हैं, और वो ये है कि अगर आप कोई सवाल पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि यहां पर हल्की सी भी गुंजाइश हो, इत्तू सी, अगर इत्तू सी भी गुंजाइश लग रही है आपको कि उस सवाल में डायग्राम चाहिए, तो बिना सोचे बिना समझे एक अच्छा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम आप उस क्वेश्चन में बना दीजिए। वो जो नीट एंड क्लीन डायग्राम होगा वो क्या करेगा? कॉपी चेकर को मजबूर करेगा, फोर्स करेगा आपको नंबर देने के लिए, अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम की गुंजाइश है तो। जैसे इस क्वेश्चन में डायग्राम की गुंजाइश थी, हमने बता दिया, समझा दिया। अब कॉपी चेकर को एक बच्चा सिर्फ ये करके देता है और दूसरा बच्चा ये पूरा करके देता है, तो आप खुद सोच लो वो किससे ज्यादा इंप्रेस होगा, किससे ज्यादा नंबर देगा। और ये डेफिनेशन जो है इसे तो रटा जा सकता है, पर डायग्राम को रटना नहीं है। अगर आपको आता है तभी आप बना पाओगे, और अगर डायग्राम आता है तो ये आसानी से आ जाएगा, पर ये आता है तो ये आए जरूरी नहीं। तो समझ गए, फोकस कहां करना है? डायग्राम को सीखने पे। अगला सवाल, An object is placed at a distance of 30 cm in front of a convex mirror of focal length 15 cm. Write 4 characteristics of the image formed by the mirror. अब भाई डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो डायग्राम सर आसानी से बनेगा, डायग्राम बनेगा ना। चलिए डायग्राम बनेगा तो आपको डायग्राम बनाते हैं इस केस में।
अब आप लोगों को पता है, क्या पता है, कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है, यानी जो अंदर वाली सरफेस है वो क्या होगी, पॉलिश्ड होगी। अंदर वाली सरफेस पॉलिश्ड है और आउटवर्ड क्या है, ये जो बाहर वाली सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये क्या है, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब इस मिरर में क्या किया जाता है, तो इस मिरर में आप लोगों ने पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो बता देते हैं कि एक सीधी लाइन खींचते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ, याद आ रहा है कुछ कुछ, सीधी लाइन, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए भैया, अब क्या बोल रहा है कि इस कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, यानी पोल के राइट साइड में होगा। ये बिंदु कौन सा है, तो ये पॉइंट है पोल, और फोकल लेंथ कहीं यहां पर होगा, ये रहा आपका फोकस, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कहीं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी, उस इमेज की आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, उस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। तो बताओ फटाफट क्या होंगी वो प्रॉपर्टीज, जल्दी से बताओ क्या होंगी वो प्रॉपर्टीज। कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताओ 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 क्या होगा वो प्रॉपर्टीज, जल्दी 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 जल्दी। अरे कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है भाई, कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। अरे तो पहली चीज आपको पता है, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, यानी उसे हम स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब यहां से एक लाइट रे जाएगी तो ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी ये क्या करेगा, इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे। ये क्या हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और इसका इमेज कहीं बनेगा कहां, मिरर के पीछे। यानी इस कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बन रही है, पहली कंडीशन की वो होगी वर्चुअल, दूसरा वो होगी इरेक्ट, तीसरा वो होगी डिमिनिज्ड। डिमिनिज्ड का मतलब छोटी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। चौथा इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, यानी जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा इस मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कैसा, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये लाइट रे क्या होती है, फोकस पर जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, रुकिएगा जरा देखिएगा, इसको डिलीट करते हैं, यहां पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं पीले कलर की, तो वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, ऐसी। ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं तो वो कहां पर जाके मिलता है, फोकस पर मिलता है, वो जाके मिलता है फोकस पर। अब यही कहीं पर इमेज बनेगी फोकस और पोल के बीच में। आगे सवाल आएंगे, उन सवालों में आपको बताएंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो किस प्रकार और कहां पर बनती है। अगर आप चाहते हैं तो चलिए आपको अभी लगे हाथ बता देते हैं, आपको अभी लगे हाथ बता देते हैं। ये क्या है, तो ये एक पॉइंट है सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल, इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल, जो कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर 90 डिग्री का एंगल बता रही है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ये आपको एक प्रॉपर डायग्राम बन गया। ये डायग्राम बनाइए, ये 4 प्रॉपर्टीज लिखिए कि कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कि वो वर्चुअल होता है, वो इरेक्ट होता है, वो डिमिनिश्ड होता है, और इसके अलावा वो इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और कहां बनता है, तो भैया वो कहां बनता है, वो इमेज बनता है इस पोल एंड फोकस के बीच में। यानी हम कह सकते हैं इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आराम से। ये डायग्राम अगर नीट एंड क्लीन बनाते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपके जो मार साहब होंगे, जो आपके सर जी होंगे, वो आपको नंबर देंगे। अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस of curvature 30 सेंटीमीटर। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। सबसे पहली बात मित्रों, कहा जा रहा है एक कॉनकेव मिरर है, तो भाई पहले कॉनकेव मिरर बनाया जाए ना, फिर आगे की वार्तालाप की जाएगी, यानी बातचीत की जाएगी। अब कॉनकेव मिरर के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन होगी कि कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो होता है इनवर्ड, यानी अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, बाहर वाला पॉलिश्ड सरफेस होगा। बाहर वाला क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखो, हमसे कह रहा है कि जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, यानी आर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब हमें एक रिलेशन बता है, फोकस बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, यानी 30 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया आपका फोकल लेंथ जो आ गया, वो आ गया 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आ गया, तो यहां पर एक कोई पॉइंट होगा, रिप्रेजेंट कर देते हैं फोकल लेंथ भैया 15 सेंटीमीटर। ये कौन सा पॉइंट है, तो ये है आपका पॉइंट पोल। अब इस कॉनकेव मिरर में, कौन सा मिरर है भैया, अरे कॉनकेव मिरर है। काहे कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कहा गया है। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है, इस वजह से ये एक कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर में हमसे आपसे कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिससे कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर रखा होगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है जो कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हो गया है। अब अगर जरा हम ध्यान से देखें, तो ये ऑब्जेक्ट इस कॉनकेव मिरर के फोकस एंड पोल के बीच में रखा गया है। फोकस एंड पोल के बीच में रखा गया है। और कॉनकेव मिरर के केस में जब यह कंडीशन आती है कि ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखा जाए, तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और क्या होती हैं वो प्रॉपर्टीज, तो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ना, जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो इनलार्ज्ड होगी। इनलार्ज्ड होगी यानी इमेज बड़ी होगी। और चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। बिहाइंड द मिरर यानी इस मिरर के पीछे। कहां, यहां कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा इनलार्ज्ड। यहां कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये होगा इमेज जो कि देखिए क्या है, वर्चुअल है और ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी इनलार्ज्ड है, इरेक्ट है एंड बिहाइंड द मिरर है। तो ये हो जाएगी कुछ प्रॉपर्टीज एक कॉनकेव मिरर से बनने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज की। यहां पर मेन फोकस कहां पर गया इस सवाल को समझने में, तो मेन फोकस ये गया कि जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखा गया है। और कॉनकेव मिरर के केस में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाए तो उसकी इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, बड़ी होगी, इरेक्ट होगी एंड वर्चुअल होगी। तो यही प्रॉपर्टी जो है वो पूछी थी, वो हमने लिख दी। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यों बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। और यह सवाल
मैं देखो एक और चीज कहता हूं कि भाई आप में जितने भी लोग देख रहे होंगे, मैं कह रहा हूं कि हर एक दोस्त, हर एक लाल लाली इस सवाल को कर सकता है, और अभी तक जितने भी सवाल करवाए गए हैं उन सवाल को कर सकता है। तो अच्छा, आप लोग खुद ही बताइए कि क्या अभी तक एक भी सवाल कठिन था? आप नहीं कर सकते थे? आप कर सकते थे। आपके अंदर बस अभी घबराहट है क्योंकि एग्जाम आ रहा है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, और उसी को तो बूस्ट अप करने के लिए यहां पर आए हैं। और इनमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि नया है, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। A ray of light is incident on a convex mirror as shown. Redraw the diagram and complete the path of this ray after reflection from the mirror. Mark angle of incidence and angle of reflection. बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सवाल है। ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कैसे पता चला? तो ऊपर लिखा है? नहीं ना, नहीं लिखा होता तो भी पता चल जाता। कैसे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां पर एक लाइट रे आती है, एक लाइट रे आती है, और वो लाइट रे क्या करती है? पैरेलली इंसिडेंट हो रही है, यानी ये क्या है? ये है एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जब वो इस कॉन्वेक्स मिरर से जाके टकराती है तो क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस लाइट रे का हो जाता है रिफ्लेक्शन, यानी ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। और जब ये इंसिडेंट रे जाके इस कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी तो डाइवर्ज होके क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी, उसे ही तो कहा जाता है रिफ्लेक्शन। और जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करेंगे तो वो जाकर मिलेगी कहां पर? फोकस पर, वो जाकर मिलेगी फोकस पर। बहुत अच्छी बात है, यहां तक बातें क्लियर हैं, समझ में आ गया है। अब बच्चों क्या होगा कि यहां पर ये जो लाइट रे जाके जिस पॉइंट पर टकरा रही है उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अगर उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल कैसा होगा? आपको दिखाता हूं, देखो जरा ध्यान से। उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और वो नॉर्मल ऐसा होगा। ये क्या है? तो ये है नॉर्मल। नॉर्मल किसके? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नॉर्मल, या हम कहें एक परपेंडिकुलर लाइन, 90 डिग्री पर खींची गई लाइन। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर 90 डिग्री की एक लाइन जो खींचेंगे, जिससे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल। यहां तक हमने बहुत अच्छे तरीके से बखूबी सारी चीजें निभा ली हैं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमने डायग्राम को तो रीड्रॉ कर दिया, अब हमसे पूछा जा रहा है मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, मार्क कर दिया। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने मार्क कर दिया। तो ये वो पूरा क्वेश्चन था जिसे हमने यहां पर क्या कर दिया? एक प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर दिया। फिर से देखिए, एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है? रिफ्लेक्टिंग मिरर है, रिफ्लेक्टिंग मिरर है। लाइट रे जब आएगी, टकराएगी तो बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? तो डाइवर्जिंग मिरर होता है, क्योंकि इस पर जितनी भी लाइट रे आकर गिरती है ये सारी लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है, ना कि कन्वर्ज करता है। तो लाइट रे आई, टकराने के बाद वो दूर चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। इंसिडेंट करेंगे, उसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पर जाके मिलेगा। 90 डिग्री पर हम एक लाइन खींचेंगे उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो जिसे नॉर्मल कहा जाता है, और फिर एंगल तो हम रिप्रेजेंट कर ही देंगे। अच्छा, इस सवाल तक पहुंच गए हो, मतलब आपके अंदर जोश है, ऊर्जा है, और आगे भी आप सीखना चाहते हो। सीखना चाहते हो तो आप बताओ कि क्या यह सवाल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, आप लोग कर सकते थे। तो बेटा ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है भाई,
इतना सिंपल, हाँ हाँ इतना ही सिंपल। और हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकें। हाँ सेम वर्डिंग नहीं होगी बट जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही होंगे ना, कॉन्सेप्ट तो बदलेंगे नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेस, एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज अचीव्ड बाय दिस डिवाइस। देखो भाई सोलर फर्नेस का डिजाइन करना है, क्या करें, अब हमसे कहा गया है तो डिजाइन तो करना पड़ेगा। तो सोलर फर्नेस को डिजाइन करते हैं। हम सोलर फर्नेस को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एक कॉनकेव मिरर का। अब क्यों कर रहे हैं तो इसको बाद में हम समझेंगे। हमने इस्तेमाल कर लिया कॉनकेव मिरर का सोलर फर्नेस को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। क्यों किया है रीजन हमें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम यहां पर इसको देखते हैं। ये एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्यों है भाई? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इस वजह से ये एक कॉनकेव मिरर है। और ये क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि इस कॉनकेव मिरर के एकदम सेंटर से पास हो रही है, या हम कहें पॉइंट पोल से पास हो रही है। तो ये हो गया पोल, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो एक प्रॉपर्टी तो भाई हर एक दोस्त ने पढ़ी होगी, हर एक बालक बालिकाओं ने, हर एक लाल लाली ने पढ़ी होगी। और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर लाइट रे किसी कॉनकेव मिरर में उस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके अगर टकराती है, तो एक चीज आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है अभी आपको बताते हैं। अगर वो पैरेलल आके टकराती हैं तो वो एक पॉइंट से पास होंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट रे है, ये क्या है? ये है इंसिडेंट रे। ये भी क्या है? इंसिडेंट रे, जो कि किसी लाइट सोर्स से आ रही है और इस कॉनकेव मिरर से टकरा रही है। बट ध्यान देने वाली बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो लाइट रे है वो क्या होंगी? एक पॉइंट से पास होगी, जिस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जिस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। यानी ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा फोकस। और ये क्या है? तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। यही तो बोला गया था। देखो ये रहा कॉनकेव मिरर, एक कन्वर्जिंग मिरर। हाँ इसको लिख देते हैं भाई, पहली बात तो कन्वर्जिंग मिरर है ये क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या है? बहुत सारी लाइट रे आ रही हैं और सारी लाइट रे को पकड़ के एक पॉइंट पर लाके कन्वर्ज कर देना, तो इसे कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही साधारण सिंपल है। तो भैया कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर के सामने कोई लाइट सोर्स रखा हो तो उससे अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर वो एक पॉइंट से पास होती है जिसे कहा जाता है फोकस। अब ये लाइट रे यहीं पर जा रही हैं, और अगर लाइट रे पैरेलल आती तो वो भी यहीं पर जाती। यानी सारी लाइट रे की जो एनर्जी है वो जाके सिंगल पॉइंट पर क्या हो गई? फोकस हो गई, यानी वहां पर कॉन्सेंट्रेट हो गई है। और अगर इस सिंगल पॉइंट यानी फोकस पर हम सोलर फर्नेस रख दें तो कितना मजा आएगा? बहुत मजा आएगा। यानी हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट पर रख दिया जाता है एक सोलर फर्नेस, या कहें तो सोलर कुकर। इसी पॉइंट पर, इसी फोकस पर एक सोलर फर्नेस या सोलर कुकर रख दिया जाता है। तो क्या होता है? सन से जितनी भी लाइट रे आती हैं सारी पैरेलल होती हैं और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो एक सिंगल पॉइंट पर आकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। तो यहां पर मैक्सिमम हीट एनर्जी रिसीव होती है और इसी वजह से सोलर फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आसानी से चीजें पक जाती हैं। तो यही तो सवाल पूछा था कि किस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है भाई सोलर कुकर के डिजाइन में। तो भैया सोलर कुकर के डिजाइन में जिस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है उस मिरर का एक छोटा सा नाम होता है जिसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। और टेम्परेचर कैसे अटेंड होता है हाई? तो ये डायग्राम से समझा दिया कि सारा टेम्परेचर इस फोकस पर आ जाता है सारी लाइट रे कन्वर्ज होने के बाद, तो इसीलिए इस सोलर फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत थी? नहीं थी।
बस पढ़ना था, समझना था, और वो सारे कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों ने पढ़े हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को वापस लेके आना था अपने ब्रेन के फ्रंट साइड पर, जो कि हमने प्रीवियस जो MIQ किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वहां पर भी मैंने कहा था आपने हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में है, बट वो पीछे चला गया है क्योंकि काफी समय पहले पढ़ा था। तो हमें इस सीरीज के थ्रू उन सारी चीजों को पकड़ना है और आगे लेके आना है, ब्रेन के अगले हिस्से में लेके आना है। तो यहां तक आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट थे उनको तो मैं आगे लेके आ गया हूं। भाई लेके आया हूं कि नहीं बताते जाओ, नहीं तो पता चले समझ में नहीं आ रहा है, आगे आगे बढ़ रहे हो और आपके भैया हैं, दोस्त हैं, तो दोस्ती नाती के नाते के, अरे आप क्या कर रहे हो, हाँ हाँ बोले जा रहे हो। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी बताते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। भाई प्लेन मिरर की बात कर रहा है, प्लेन मिरर की बात कर रहा है, प्लेन मिरर की बात कर रहा है। अच्छा प्लेन मिरर मतलब ये, हाँ हाँ ये प्लेन मिरर, देखो जरा प्लेन मिरर की बात कर रहा है तो प्लेन मिरर की बात कर रहा है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर का ये जो सरफेस है ये पॉलिश्ड है, पीछे वाली सरफेस पॉलिश्ड है, आगे वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस प्लेन मिरर के सामने रख दिया जाता है एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, वो है HO, और इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, U है। तभी इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ये रहा इमेज यहां पर, ये क्या है, इमेज है। इसकी जो डिस्टेंस है किससे, इस प्लेन मिरर से, वो कितनी है, V है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, HI। इसकी जो हाइट है इमेज की वो है HI। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली चीज कि जो इमेज बन रही है भैया वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब क्या है, बहुत सारे दोस्त होंगे ऐसे जिनको समझ में नहीं आता होगा, तो इरेक्ट का मतलब क्या है आपको समझा दें, देखो जरा ध्यान से। ये रहा एक ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट का ये बन रहा है इमेज। तो इरेक्ट का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ में नहीं आएगा, जस्ट जोकिंग, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा। यहां पर ऑब्जेक्ट में एरो कहां है, अपवर्ड है, ऑब्जेक्ट में एरो अपवर्ड है, और अगर इमेज में भी एरो अपवर्ड ही आए तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इरेक्ट, यानी ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे बनना। अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो, किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आपका जो हेड है वो ऊपर ही दिखाई देगा उस इमेज में, ऐसा नहीं है कि हेड नीचे चला जाएगा, नहीं ना। आपका ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट में हेड ऊपर है तो इमेज में भी हेड ऊपर ही रहता है, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इरेक्ट। तो ये हो जाएगा इरेक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की कि इरेक्ट होता है। दूसरा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट HO बराबर साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर साइज ऑफ इमेज यानी HI। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर बराबर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लेन मिरर, या हम कहें U बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर, या भी बराबर होते हैं, यानी U बराबर V होता है, U बराबर V होता है, साइज ऑफ इमेज बराबर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है, और चौथा लेटरली इन्वर्टेड होता है। जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड।
अब इसका मतलब क्या है बेटा, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? अगर किसी को पता है तो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरली इन्वर्टेड इमेज या लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? एक बार जल्दी से आप लोगों से हम सुन लें कि आपको पता है कि नहीं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, फिर हम बताएंगे। तो जल्दी से फटाफट, अब यहां तक आए हो तो जाहिर सी बात पढ़ने आए हो, और पढ़ने आए हो तो आंसर तो करके जाओगे, तो बिना आंसर किए तो आगे मत बढ़ना। सब लोग आंसर करो, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, मिरर, ये रहा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हो गए, तो प्लेन मिरर में मेरा जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है, और जो लेफ्ट है वो राइट साइड में दिखाई देता है। यानी लेफ्ट का राइट होना, राइट का लेफ्ट होना, ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब होता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। लेफ्ट का राइट या राइट का लेफ्ट दिखना क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है एक प्लेन मिरर से। तो ये हो गई 4 प्रॉपर्टी किसी प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की। पूछा कब गया था? दिल्ली 2015 में पूछा गया था। हर एक सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। किसी सवाल में आपका डेट लिखा गया है, किसी में नहीं लिखा गया है, पर आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं तो। और बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो भाई देखिए, आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं, आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि जो एग्जामर होते हैं यानी जो आपके पेपर मेकर होते हैं, उनकी सोच क्या होती है, उनकी थिंकिंग क्या होती है, वो किस चैप्टर से, कहां से, कौन से क्वेश्चंस उठाते हैं, और बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यानी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग तरीके से। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर आसानी से दे देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे अगले सवाल की ओर, जो कि कह रहा है स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भैया रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है गुरुजी, रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है तो देखिए समझाते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है आपसे समझाते हैं। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो इस लाइन को थोड़ा सा उठा दिया जाए ऐसे, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा टेढ़ा अभी भी दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा सीधा और कर देते हैं, हल्का सा। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइट। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या हो रहा है, इस पर एक लाइट रे, किसी लाइट सोर्स से एक लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, और इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है सेम मीडियम में। सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और हम क्या कर रहे हैं, वहीं पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, या हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं 90 डिग्री पर। ये रहा, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो जरा क्या होगा। तो ये क्या है, ये आपका एक सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। यहां से एक लाइट रे आ रही है किसी लाइट सोर्स से, जिसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जो कि किसी लाइट सोर्स से आ रही है, और ये आके इस पॉलिश्ड सरफेस पर टकरा रही है, और टकराने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक होके जा रही है। तो ये बाउंस बैक होके जा रही है सेम मीडियम में आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जा रही है, इसीलिए इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया भैया इंसिडेंट रे, आके पॉलिश सरफेस से टकराया, सेम मीडियम में बाउंस बैक होके चला गया, तो कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और ये जहां पर इस पॉलिश सरफेस पर टकरा रहा है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो उस पर एक हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, या एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। अब ये जो प्रोसेस कहलाती है, किसी लाइट रे का आना, किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराना, और सेम मीडियम में बाउंस बैक होकर चले जाना, कहलाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, अगर सिंगल वर्ड में या सिंपल एक सिंगल सेंटेंस में लगे लिखें सिंपल शब्दों में, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग
back of light ray in same medium after striking from a polished surface. तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस से टकराने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक होकर जाने को ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाता है? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपके दो लॉ क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला लॉ बोलता है हमसे, पहला लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपसे कहता है फर्स्ट लॉ। नाउ सेकेंड लॉ हमसे क्या कहता है? सेकेंड लॉ हमसे कहता है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। यानी सेकेंड लॉ आपसे कह रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल lie in the same plane। यह आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या हम कहें एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। जितने डिग्री पर लाइट रे आकर इंसिडेंट होती है उतने ही डिग्री पर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और ये एंगल किससे मेजर किया जाता है? तो नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ किया गया एक परपेंडिकुलर लाइन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -3। लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट द मिरर एंड इमेज। मैग्निफिकेशन -3, यहां पर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज कैसी है? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यहां पर नेगेटिव मैग्निफिकेशन हमें बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। और प्यारे प्यारे बालक बालिकाओं, मेरे दोस्तों, लाल लालियों, रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है? रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? अरे भाई, तो सिंपल सा आंसर है कि जो रियल इमेज बनाता है उस मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। यानी हमने पहले नेगेटिव साइन देखा, नेगेटिव साइन देख के समझ में आ गया कि जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है? तो कॉनकेव मिरर बनाता है। इसका मतलब हमें एक बात पता चल गई कि ये मिरर जो है वो कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करनी है। 4 प्रॉपर्टीज किसकी? इमेज की या मिरर की? तो पहली चीज तो हमें पता चल गई कि इट इज अ कॉनकेव मिरर। इसके बारे में दूसरी चीज आप क्या बता सकते हो कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। तीसरी चीज आप बता सकते हो कि इससे जो इमेज बन रही है वो कैसी है? इरेक्ट है।
चौथी चीज आप बता सकते हो कि देखो कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी है, वो इरेक्ट है। इरेक्ट के अलावा वर्चुअल भी हो जाती है, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखा हो। चौथी चीज आप बता सकते हो कि कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, यानी जब इस पर लाइट रे गिरती है तो ये सारी लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। इससे जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, और इरेक्ट के अलावा कैसी बनती है, आपका इन्वर्टेड भी बनती है। तो इसको हम हटा के इसकी जगह कुछ दूसरा लिख देते हैं, वेट, इसको हटा के इसकी जगह कोई दूसरा लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट, पहला तो हमने लिख दिया कि हमें पता चल गया भाई कि मैग्निफिकेशन कैसा है, मैग्निफिकेशन -3 है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट है रियल एंड इन्वर्टेड, तो कॉनकेव मिरर है। तो पहला हमको इंफॉर्मेशन मिल गई कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, मैग्निफिकेशन -3 दिया है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है, इमेज कैसी है, इनलार्ज्ड है। इमेज इनलार्ज्ड है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे 3 गुना ज्यादा बड़ी इमेज बन रही है। तो एक ये भी तो क्या है, इसकी एक क्या हो गया, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हो गई। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। अगर वो नहीं लिखना है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो चौथा क्या लिख सकते हो भाई, तो आप लिख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल है। इमेज जो बन रही है वो रियल है, इसीलिए नेगेटिव साइन है। यानी आप कोई सी भी 4 प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं इमेज की या उस मिरर के बारे में। तो मैंने यहां पर 2 और लिखी थी, वो भी सही थी, बट मैंने मिटा दी, उसकी जगह मुझे दूसरा लिखना था, मैंने दूसरा लिख दिया। तो आप कोई सा भी लिख सकते हो 4 प्रॉपर्टी, आपको बस मेन फोकस रखना है इस नेगेटिव साइन पर, जो कि आपको बहुत कुछ बता जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में। अगला सवाल, AB and CD two spherical mirrors form part of a hollow spherical ball with its center at O as shown in the diagram। वो दिख रहा है, हमको दिख रहा है। If arc AB बराबर 1/2 arc CD, what is the ratio of their focal length? State which of the two mirror will always form virtual image and the object is in the front of it and why। पहला रेशियो बताना है, यानी फोकल लेंथ ऑफ AB डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ CD। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, चाहे वो AB मिरर हो चाहे वो CD मिरर हो, दोनों को सेम स्फेरिकल मिरर से कट किया जा रहा है, दोनों को सेम स्फेरिकल मिरर से कट किया जा रहा है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम होगा। और आपको पता है फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों ही मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसका मतलब दोनों ही मिरर का फोकल लेंथ भी सेम है, और इसी वजह से इनका जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेशियो 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही हॉलो स्फीयर से कट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सा मिरर होगा जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, बालक बालिकाओं, आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो AB क्या है, यहां पर AB क्या है, AB इज अ कॉन्वेक्स मिरर। AB इज अ कॉन्वेक्स मिरर, इसी वजह से ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। AB इज अ कॉन्वेक्स मिरर, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। ये हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये आपका दूसरे पॉइंट का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन इतना बड़ा था, पढ़ के घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सिंपल सी बात कही थी, फोकल लेंथ का रेशियो। अरे भाई, दोनों को सेम स्फेरिकल मिरर से काट रहे हैं, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। और भैया अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों का फोकल लेंथ सेम है, रेशियो 1 हो जाएगा। और इसमें से कौन सा आपका कॉन्वेक्स है, तो AB दिख रहा है कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो ये कॉन्वेक्स है और ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये भी आंसर आपको मिल गया फटाफट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अ रियल इमेज
2/3 of the size of object is formed by a convex lens when the object is at a distance of 12 centimeter from it. Find the focal length of the lens. बहुत सिंपल सवाल। सबसे पहली बात कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है तो एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हो गया आपका एक कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होगा आपका एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस हो गया जिसमें हमें क्या क्या प्रॉपर्टी दी है, तो पहली चीज रियल इमेज। रियल इमेज हमें क्या क्या गिवन है तो हम वो लिख लेते हैं। पहली चीज रियल इमेज। दूसरी चीज हमें दे रखा है क्या कि एन इमेज, इमेज की जो हाइट है यानी HI बराबर 2/3 HO, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये दे रखा है। तीसरा हमें क्या दे रखा है, formed is at a distance, size of an object is formed by the convex lens when the object is at a distance, यानी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दी है यानी u दिया है वो कितना दिया है भैया 12 सेंटीमीटर दिया है। चलिए, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला होता है m बराबर v/u या HI डिवाइडेड बाई HO। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, देखिए HI कितना दे रखा है 2/3 HO डिवाइडेड बाई HO से HO कैंसिल, मैग्निफिकेशन आ गया 2/3। पर ध्यान से देखो इमेज कैसा है, रियल है। इमेज कैसा है, रियल है, तो जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। मैग्निफिकेशन -2/3 हो गया। अब देखो m बराबर v/u भी होता है, तो अब मैग्निफिकेशन -2/3, यहां पर भी u कितना दिया है, तो भैया u दिया है 12 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हम क्या लेते हैं, तो वो हम नेगेटिव लेते हैं, तो वो हो जाएगा -12 साइन कन्वेंशन से। इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा -3 -2 इंटू -12 डिवाइडेड बाई 3। माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस हो गया। v बराबर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। तो जो इमेज की जो डिस्टेंस आएगी, जो इमेज की डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इमेज की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर आ गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दी है, जिससे हम -12 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस लेंगे। अब हमें निकालना है फोकल लेंथ, तो हम क्या करेंगे, अब लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और लेंस फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, तो लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, v कितना है, तो v दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, तो v हम 8 लिख लेते हैं, माइनस u कितना दिया है -12, तो ये कितना हो जाएगा 1/f बराबर 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 3 + 2, यानी 1/f बराबर 5/24। अगर हम इन दोनों को रिवर्स कर दें, इन दोनों को रिवर्स कर दें, तो f बराबर हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 5, या f बराबर 4.8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। फोकल लेंथ हमने निकाल लिया। इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया था एक कॉन्वेक्स लेंस है, हमने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। कह रहा है कि एक रियल इमेज बन रही है, और जो रियल इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का 2/3 है, यानी इमेज ऑफ हाइट इज इक्वल टू 2/3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमें उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है उस कॉन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम -12 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब मैग्निफिकेशन v/u, ये लेंस के लिए क्या होता है v/u, या हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ गया मैग्निफिकेशन 2/3। बट हमें दिया है रियल इमेज, तो उससे हम -2/3 कर देंगे, क्योंकि माइनस साइन बताएगा कि जो इमेज बन रही है वो रियल है। अब वो बन गया, तो मैग्निफिकेशन v/u भी होता है, हमने वैल्यू रखी, सॉल्व किया, हमें v मिल गया, यानी जो इमेज बन रही है वो उस लेंस से कितनी दूरी पर बन रही है वो मिल गया।
अब u है हमारे पास, v है, लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और इससे सॉल्व कर लेंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। था ना बहुत सिंपल सवाल, कठिन नहीं था, बस समझना था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि कह रहा है द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -1। लीनियर मैग्निफिकेशन -1 है दोस्तों, मैग्निफिकेशन -1 है, यानी नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या करेगा, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। और दोस्तों स्फेरिकल मिरर में वो कौन सा स्फेरिकल मिरर होता है जो कि रियल इमेज बनाता है, तो वो स्फेरिकल मिरर जो कि रियल इमेज बनाता है उसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -1। एनालाइजिंग दिस वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। तो पहला आंसर तो हमने कर दिया, क्वेश्चन को पढ़े बिना ही। तो कॉनकेव मिरर है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ मिरर, ठीक है, एंड ड्रॉ एनी डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। पहली चीज ये हो गई है बच्चों, पहली चीज ये हो गई है, जरा देखो ध्यान से कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है यानी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर बनाता है। अब भैया कॉनकेव मिरर बनाता है, पोजीशन क्या होगी, इसका मतलब मैग्निफिकेशन होता है -v/u, और बच्चों मैग्निफिकेशन -1 दिया है तो -1 बराबर -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर u। यानी आपको बताना है कि कॉनकेव मिरर के केस में ऐसी कंडीशन कब होती है, कॉनकेव मिरर के केस में ऐसी कंडीशन कब होती है जब ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस इमेज की मिरर डिस्टेंस के बराबर होता है। यानी डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ये केस कब होता है बच्चों, तो ये केस एक ही बार होता है कॉनकेव मिरर के केस में, और वो कब होता है तो वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। कॉनकेव मिरर का मतलब एक कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर जो कि लाइट रे को कन्वर्ज करता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने ड्रॉ कर लिया एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जरा ध्यान से, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों, क्या होगा जरा ध्यान से देखना। इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो क्या होता है, देखिएगा जरा ध्यान से। ओके, लाइट रे जा रही है पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो लाइट रे पास होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो लाइट रे पास होगी फोकस से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो लाइट रे हो गई फोकस से पास, यानी आपका ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर दूसरी लाइट रे दोस्तों बच्चों, अगर दूसरी लाइट रे क्या हो, फोकस से पास हो, दूसरी लाइट रे अगर फोकस से पास हो, यहां से जा रही है फोकस से पास हो रही है, यानी ये भी क्या है, इंसिडेंट रे है। तो अगर लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो आपको पता है कि फोकस से पास होने के बाद वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये बात तो आपको पता है। यानी ये लाइट रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। कहां पर, इस पॉइंट पर पैरेलल हो गया, यानी इसका जो इमेज बनेगा वो यहां पर बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज हो गया। अब ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, थोड़ा सा आपको साइड में दिख रहा है, बट वो इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है, इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है, क्योंकि बना रहे हैं। अब ये स्केल वगैरह तो है नहीं, यहाँ पर प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा है जो कि एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाए, पर स्केल के इस्तेमाल से तो मिल जाता है। अब यहाँ पर हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर तो होगा ही, तो हो गया है। तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा, कहां पर, सी पर।
यानी कॉनकेव मिरर के अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी उसी जगह पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, और सेम साइज की बनती है। तो बच्चों क्या होगा, जो मैग्निफिकेशन होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, वो -1 होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि इमेज जो बनेगी वो रियल होगी, और 1 क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। तो वो मिरर कॉनकेव मिरर होगा, और इमेज कहां पर बनेगी, तो इमेज बनेगी कहां पर, एट, या हम कहें ऑब्जेक्ट कहां पर रखा रहेगा, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। और इसको प्रूफ करने के लिए ये डायग्राम है जो कि बता रहा है कि मेरा जो आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला वो सही है। ये डायग्राम उसको वेरीफाई कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया था? क्वेश्चन में क्या बोला था, लीनियर मैग्निफिकेशन -1 दिया है, मैंने -1 रखा, मुझे पता चल गया माइनस यानी रियल इमेज। कौन बनाता है स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनाता है, मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो इमेज की हाइट के बराबर है। और ऐसा एक ही केस में होता है कॉनकेव मिरर के कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, तो वहां पर रखा, डायग्राम बना दिया, और ये इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। अगला सवाल, An object is placed at a distance of 15 cm from a convex lens of focal length 20 cm. List 4 characteristics, nature, position, etc. of the image formed by lens. एक लेंस की बात कर रहा है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है जिसमें U दिया है आपका, U कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर। आपका फोकल लेंथ कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में बच्चा लोग जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाता है। तो ये क्या है आपका, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी दे रखी है -15 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ दे रखा है आपका कितना, तो फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका जो इमेज बनेगी, यानी इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी इस कॉन्वेक्स लेंस में, उस इमेज की आपको क्या करना है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, 4 प्रॉपर्टीज बताना है। तो हम इनकी 4 प्रॉपर्टीज बता देते हैं। देखो 4 प्रॉपर्टीज हम कैसे बताएंगे, तो बहुत ही सिंपल है, देखिए भाई जरा ध्यान से। पहली बात कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो हम क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और इससे हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं। मिरर फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं, V की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या होगा देखो जरा ध्यान से, है ना। मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करो इधर साइड में, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस u को यहां उठा के रख दिया तो क्या हो जाएगा 1/f, और ये माइनस का है तो यहां के प्लस का हो जाएगा 1/u। 1/v बराबर 1/f कितना है, तो f है 20 प्लस u कितना है -15। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 माइनस 1/15, ये हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और एलसीएम ले लिया, ये हो गया 60, ये हो जाएगा 3 - 4, 3 - 4 यहां हम कहें कि -1/60, और अगर दोनों को रिवर्स कर दें तो भी बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। -60 सेंटीमीटर V की वैल्यू आ गई, हमने निकाल लिया इन दोनों की हेल्प से V की वैल्यू -60 सेंटीमीटर। अब ये -60 सेंटीमीटर हमें क्या क्या बता रहा है, तो देखो इससे 4 प्रॉपर्टी निकालते हैं। पहला -60 यानी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा गया है, सेम साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा गया है सेम साइड इमेज बन रहा है, यानी हम कहेंगे इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली चीज। अब अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें लेंस के केस में, तो मैग्निफिकेशन होता है V/U। V की वैल्यू -60, U की वैल्यू -15, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4। मैग्निफिकेशन 4 है, इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, यानी इनलार्ज्ड है। तो जो इमेज बन रही है वो
इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड है। तीसरा, 2 पॉइंट तो होगा कि क्या है, इनलार्ज्ड है और आपका कैसा है, इनलार्ज्ड है और इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों कि जो इमेज बनेगा इससे वो वर्चुअल होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है। और चौथा कि जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इस कॉन्वेक्स लेंस से वो इरेक्ट होगा, वो वर्चुअल होगा, इनलार्ज्ड होगा और इमेज जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बनेगा। तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल है। लेंस फॉर्मूला लगाया, मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल किया और प्रॉपर्टीज हमने फटाफट फटाफट लिख दी। अगला सवाल, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of concave mirror, mark the angle of incidence। बहुत सिंपल सवाल जिसमें कह रहा है एक कॉनकेव मिरर बनाइए, एक कॉनकेव मिरर बनाइए। बना दिया हमने एक कॉनकेव मिरर। ये क्या हो जाएगा, इस कॉनकेव मिरर का पॉलिश्ड सरफेस है पीछे वाला, आगे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर या हम कहें एक कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ। कॉनकेव मिरर क्या होता है भाई, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, जल्दी से फटाफट बताओ। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है बच्चा लोग, दोस्तों अरे बताइए भी, शर्माइए नहीं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है? बिल्कुल सही जवाब, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब कह रहा है कि एक लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, एक लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन आपको उसके पाथ को बताना है कि वो कहां से पास होगा, क्या करके जाएगा, ये सब आपको बताना है, इंफॉर्मेशन देना है। तो भाई अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाके कॉनकेव मिरर से आप टकरा रहे हैं तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, आप एक पॉइंट से पास करेंगे, आप एक पॉइंट से पास करेंगे और उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, और ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। आपने इंसिडेंट रे निकाल लिया, आपने रिफ्लेक्टेड रे निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये तो बना दिया भाई कि एक लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, जाके कॉनकेव मिरर से टकरा रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, तो वो फोकस से पास होके जाएगी। अब हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। ये आपका जो नॉर्मल है ये पास हो रहा है सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये क्या है, नॉर्मल है, ये तो भाई आपका नॉर्मल है। अब आपको एक और चीज बोलने को कहा है, करने को कहा है, मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये हो जाएगा आई। अब एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आर, ये हो जाएगा एंगल आई एंड ये हो जाएगा एंगल आर। तो इस तरीके से इस सवाल को हमने तो बना दिया डायग्राम के फॉर्म में। यही तो बोला था कि एक रे डायग्राम बताओ जो कि आपको ये रिप्रेजेंट करे कि किसी कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइट रे जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी। और साथ ही साथ जब इतना खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा सा ये भी मार्क कर देना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। हमने कॉनकेव मिरर बनाया जो कि एक कन्वर्जिंग मिरर है, आप लोगों ने बताया ये लाइट रे पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने ये सवाल को सॉल्व कर दिया बड़े ही सिंपल तरीके से। आई होप कि आप लोगों ने भी कर दिया होगा। अब भाई यहां तक आ गए हो, यहां तक जो लोग आ गए हैं, मैं कह रहा हूं कि आप लोग 80+ तो क्रॉस करने वाले हैं, 80%। आप लोग 10th क्लास में 80% क्रॉस करने वाले हैं। अब धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी आप लोगों को पढ़ना है, आपका रिजल्ट और आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि कह रहा है व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ अ लेंस, व्हाट डज इट्स साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेट, स्टेट एसआई यूनिट रेटेड टू फोकल लेंथ। पहली बात, पावर क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस इज its ability
its ability to converge or diverge light ray focusing on it। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? किसी भी लेंस की वो एबिलिटी जिसके कारण वो उस पर फोकस होने वाले या इंसिडेंट होने वाले लाइट रे को कन्वर्ज कर सके या डाइवर्ज कर सके। यानी कितना कन्वर्ज कर रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है, ये डिपेंड करता है उस लेंस की पावर पर। ठीक है, तो ये होता है लेंस का पावर। अच्छा, पॉजिटिव पावर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव पावर का मतलब है फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। और रिलेशन क्या होता है? तो पावर बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ, पावर बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, ये होता है फॉर्मूला। यानी अगर पावर पॉजिटिव है मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसी वजह से उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। सेकंड चीज, नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, नेगेटिव पावर मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव। और फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? तो कॉनकेव लेंस की होती है नेगेटिव फोकल लेंथ। ये हो गया भैया, ये बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो बच्चों पावर की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? जल्दी से बताओ, फटाफट, मेरे लिखने से पहले बताओ। एसआई यूनिट ऑफ पावर मेरे लिखने से पहले बताओ, जल्दी 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 मेरे लिखने से पहले बताओ क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? जल्दी से बता दो, मैं बता रहा हूं। तो इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर है ना। और 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1 मीटर इनवर्स या 1 मीटर, क्योंकि फोकल लेंथ की यूनिट मीटर, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर या तो मीटर इनवर्स या 1/मीटर। 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1/मीटर। ये होता है आपका रिलेशन। तो ये रहा इस छोटे से सिंपल से क्वेश्चन का आंसर। पावर क्या होता है? तो पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे फोकसिंग ऑन इट। अगला सवाल, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केसेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक कॉन्वेक, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। यानी आपको 2 कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। तो पहले मिरर बना लेते हैं एंड उनको हम सॉल्व करेंगे। एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स और फिर एक कॉनकेव। हमने 3 मिरर बना लिए। हम क्या करते हैं, अब तीनों ही मिरर को हम क्या कर लेते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तीनों की प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली। अब ये क्या है? तो ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड। चलो और समझाने के लिए क्या कर देता हूं, ये पॉलिश सरफेस हो गया आपका, ये पॉलिश सरफेस हो गया, ये अंदर वाला पॉलिश्ड हो गया क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या हो गया? आउटवर्ड पॉलिश्ड हो गया क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यानी इस कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रे पास हो रही है, एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब किसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास होती है किसी कॉनकेव मिरर पर, तो क्या होता है बच्चों? तो देखिए ये क्या है? इंसिडेंट रे है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ को फॉलो करेगी। यानी अगर किसी कॉनकेव मिरर पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, तो वो सेम पाथ पर रिटर्न आ जाएगी। यानी जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते पर रिटर्न आ जाएगी। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ पर होंगे।
तो यही आपकी इंसिडेंट रे होगी और यही आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी। सेकंड केस में कह रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर वो इंसिडेंट हो रही है लाइट रे, तो क्या होगा बच्चों, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगा और वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा यहां पर, और जब हम उसे एक्सटेंड करेंगे उसी लाइन को तो वो जाकर कहां पर मिल जाएगा, फोकस पर। तो ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कहां पर जाके मिलती है, फोकस पर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगी, और जब हम उसे एक्सटेंड करके लेके आएंगे तो वो फोकस पर मिलेगा। अब ये क्या है, ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस है। थर्ड वाले केस में क्या कह रहा है, तो थर्ड वाले केस में कह रहा है इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी इस कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होते हुए एक लाइट रे इस कॉनकेव मिरर पर जाती है। फोकस से पास होते हुए बच्चों, फोकस से पास होते हुए, तो जब फोकस से पास होते हुए इस कॉनकेव मिरर पर जाके लाइट रे टकराएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कुछ ऐसे, एक मिनट, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी। ये क्या होगी आपकी, ये होगी इंसिडेंट रे जो कि फोकस से होती हुई जा रही है कॉनकेव मिरर पर, फोकस से होती हुई कॉनकेव मिरर पर जा रही है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये तीनों केस हो गए। फर्स्ट केस, कॉनकेव मिरर में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेम पाथ ट्रेस करेगी। कॉन्वेक्स मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी। फिर कॉनकेव मिरर में अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अगला सवाल, A concave mirror has a focal length of 20 centimeter. At what distance from the mirror should a 4 centimeter tall object be placed so that it form an image at the distance of 30 centimeter from the mirror? Also calculate the size of image form. तो सबसे पहले तो हमको बना लेना चाहिए इसके लिए एक कॉनकेव मिरर। तो हमने इसके लिए बना लिया एक कॉनकेव मिरर, और वो कॉनकेव मिरर ये रहा जिसकी ये रही पीछे पॉलिश्ड सरफेस और आगे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये क्या रहा उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस पीए है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा उसका पोल। चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर कहा था, फटाफट बना लिए। एक कॉनकेव मिरर एज अ फोकल लेंथ। अब भैया क्या क्या गिवन है, तो देखिए गिवन जो है लिख लेते हैं। गिवन फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का है तो भाई साइन कन्वेंशन के साथ लिखते हैं। साइन कन्वेंशन के साथ इधर होगा फोकल लेंथ, तो 20 सेंटीमीटर है तो -20 सेंटीमीटर बना देते हैं। ये रहा फोकल लेंथ, ये रहा फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पोल से। ओके, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। यानी हमें यू नहीं पता है, हमें यू नहीं पता है, हमसे यू पूछा है और ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है 4 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। हमें इमेज की डिस्टेंस दी है 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के साथ लिखें तो वो -30 हो जाएगा, साइन कन्वेंशन के साथ -30 हो जाएगा फ्रॉम द मिरर। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज भी हमें फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करना है, दो चीजें ली हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल। मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों करेंगे, कोई मुझे बताएगा? प्लीज समवन टेल मी व्हाई वी आर यूजिंग मिरर फॉर्मूला। आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बताए, मुझे गाइड करे या अपने दोस्तों को बताए कि हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
अरे क्योंकि हमें फोकल लेंथ दिया है, हमें v दिया है, हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज दी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज दी है, फोकल लेंथ दिया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, तो मिरर फॉर्मूले में यही तीनों चीजें तो होती हैं, इसी का इस्तेमाल करके हम फाइंड कर लेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f कितना है तो ये हो जाएगा -1/20, क्योंकि f की जगह हम -20 रख देंगे। v कितना दिया है -30, तो ये हो जाएगा 1/-30 प्लस 1/u, या हम कहें -1/20 बराबर -1/30 प्लस 1/u। अब इस -1/30 को उठा के यहां लाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको जब यहां लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/u। भैया एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा एलसीएम, इधर जाएगा 2 माइनस 3 बराबर 1/u, 2 माइनस 3 बराबर 1/u, ये हो जाएगा, ठीक है जाएगा ना, ओके। -1/60 बराबर 1/u, दोनों को रिवर्स करने तो u की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर विथ साइन कन्वेंशन, यानी जहां पर आपका इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के जस्ट हाफ डिस्टेंस पर बन रहा है, तो आपका u का वैल्यू आ गया -60, v का वैल्यू आ गया -30, यानी u आपने निकाल लिया। अब हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। मिरर के लिए क्या होता है मैग्निफिकेशन, तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है v बराबर -v/u बराबर hi/ho, तो वैल्यू रख देते हैं m, माइनस v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है -30, u की वैल्यू है -60, hi नहीं पता, ho कितना दिया है, तो ho दिया है 4, कर लेते हैं सॉल्व। ho दिया है आपका 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से ये कैंसिल, ये हो गया -1/2 बराबर hi डिवाइडेड बाई 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा hi बराबर -4 डिवाइडेड बाई 2, या हम कहें 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया, हाइट ऑफ सॉरी इमेज कितना आया, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आपका कितना आ गया, u कितना है, तो u है -60 सेंटीमीटर, सेम साइड बन रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव आया है तो हाइट नेगेटिव नहीं होती है ना, हाइट नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए हम नेगेटिव वाला हटा देंगे, -2 ना लिख के हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर नेगेटिव क्यों बता रहा है, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है मिरर के लिए वो नेगेटिव लिया जाता है बच्चा लोग, मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिया जाता है और वो रियल इमेज को बताता है, तो इसलिए हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर आएगा और u की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरीके से इस छोटे से प्यारे से बिल्कुल आप लोगों के जैसे सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि आपसे कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3। refractive index of glass with respect to air is 3/2 and refractive index of water with respect to air is 4/3 respectively. If speed of light in glass, लाइट में लाइट की जो स्पीड है अगर ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करना है वाटर में। अब एक फॉर्मूला होता है म्यू बराबर c/b। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब फर्स्ट केस के लिए हम लगाते हैं केस 1। वैसे तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, पर फिर भी लंबा वाला मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है कहां, ग्लास में स्पीड दिया है, यानी a म्यू g बराबर c/2 × 10⁸ ग्लास में आपको स्पीड ऑफ लाइट दिया है 2 × 10⁸। तो अब हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि हमको ऑलरेडी पता है, पर फिर भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2 बराबर c/2 × 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा 3/2 × 2 × 10⁸ बराबर c, 2 से 2 कैंसिल एंड c बराबर
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि आपको पहले से पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि आपको पहले से पता है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे म्यू बराबर C अपॉन V। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब किस मीडियम की बात कर रहे हैं, वाटर की, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो वो है 4/3। किसके रेस्पेक्ट में, तो एयर के रेस्पेक्ट में। अब एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V हमें फाइंड करना है ना, तो चलिए V फाइंड कर लेते हैं। अब V बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, और V बराबर 9 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4। अब जल्दी से फटाफट V की वैल्यू बताओ तो कितनी होगी, V की वैल्यू बताओ तो कितनी होगी, जल्दी से बताओ V की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यानी हम ये पूरी स्टेप को स्किप कर सकते हैं, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, यहां हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आंसर जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, मिरर बना लेते हैं फटाफट। कॉनकेव मिरर बना लिया हमने, कॉनकेव मिरर बना लिया, और ये क्या हो जाएगा, उसका पॉलिश्ड सरफेस। ये आपका है कॉनकेव मिरर, जो कि एक क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, जल्दी से फटाफट बताओ तो, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है भाई, कॉनकेव मिरर क्या होता है, इतनी दूर आ गए हो, मतलब पढ़ना चाहते हो, पढ़ने आए हो, तो बताओ कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। चलो अब कह रहा है कि आपको क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट दिया है, गिवन लिखते हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यानी आपको यू दिया है 15 सेंटीमीटर, विथ साइन कन्वेंशन लेंगे तो -15 सेंटीमीटर, ऑफ ए फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे तो -10 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यानी आपसे पूछा जा रहा है इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, एंड कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज पूछा जा रहा है क्या होगी। तो किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कोई मुझे बताएगा, प्लीज समवन टेल मी, हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और क्यों 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 इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और क्यों। अरे भाई आपको यू दिया है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, आपको इमेज की डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो मिरर फॉर्मूले में फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ही होता है, जिसमें से 2 चीजें दी गई हैं, तीसरी पूछी गई है, इसीलिए मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f कितना है, तो ये हो जाएगा 1/-10 दिया है, v नहीं पता, प्लस u कितना है, तो 1/-15। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/10 बराबर 1/v माइनस 1/15। अब ये -1/15 को इक्वल टू के यहां लेके आते हैं, इसको यहां लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/15, और ये है -1/10 बराबर 1/v। सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ गया 150, ये हो गया 10 - 15 बराबर 1/v, -5 डिवाइडेड बाई 150 बराबर 1/v। इसको सॉल्व किया तो हो गया -1/30 डिवाइडेड बाई 1/v। इस दोनों को रिवर्स कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर।
तो v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हमने v की वैल्यू फाइंड कर ली -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू आ गई, आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछा है। अरे तो भैया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कब इस्तेमाल करोगे? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है -v/u बराबर HI/HO। कर दें इस्तेमाल? कर दीजिए गुरुजी। तो देखिए कितना हो जाएगा, -v की वैल्यू है -30, u की वैल्यू है -15 बराबर हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है भैया? तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2 -2 बराबर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज बराबर -8 सेंटीमीटर। अब हाइट नेगेटिव तो आती नहीं है, हाइट नेगेटिव तो आती नहीं है, तो हाइट क्या हो जाएगा, या हम कहें हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी ये क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, और इमेज की जो डिस्टेंस है वो हो गई -30 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था, हमने डायग्राम बनाया, गिवन लिखा, मिरर फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज पुट की और आसानी से मैथ का कुछ कैलकुलेशन किया, सॉल्व कर दिया और आंसर आपके सामने है। तो चलिए फिर अब अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द term absolute refractive index of a medium and write an expression to relate it with the speed of light in vacuum। रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमको रिफ्रैक्शन बताना है, एक टर्म समझाना है, तो चलिए समझाते हैं। ये क्या रहा, एक लाइन है जो कि दो मीडियम को क्या कर रही है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, हम कहें अलग अलग कर रही है। अब क्या होता है, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब क्या हो रहा है, यहां पर एक लाइट रे आ रही है, यहां से लाइट रे आ रही है इस मीडियम से, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये है आपका मीडियम ए, ये है आपका मीडियम बी। इस लाइन के ऊपर मीडियम ए, इस लाइन के नीचे मीडियम बी, और यहां से एक लाइट रे आ रही है जिसे हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे जब आके टकरा रही है इस सरफेस पर जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, इंटरफेस है, तो क्या होगा, ये जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट रे है, अब ये क्या हो सकती है, ये इस नॉर्मल से दूर भी जा सकती है, यानी ये इस नॉर्मल से दूर भी जा सकती है या इस नॉर्मल के पास भी आ सकती है। पहले तो इसे कैसे जाना चाहिए, इसे तो इस पाथ को फॉलो करना चाहिए। इस लाइट रे को वैसे तो इस पाथ को फॉलो करना चाहिए, पर क्या होता है बच्चों, क्या होता है कि लाइट रे अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि लाइट रे जब किसी मीडियम से उस मीडियम में आएगी तो वो कितना बेंड होगी, उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लाइट रे जब आकर एंटर कर रही है मीडियम ए से मीडियम बी में, तो हमने क्या देखा, वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो गई है, वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो गई है, और वो अब कुछ इस तरीके से आ गई है, अपने पाथ से बेंड हो गई, वो भटक गई और कुछ ऐसे आ गई। जाना उसको सीधे चाहिए था पर वो ऐसे चली गई, तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट रे। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंड हो रही है, कहां, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। इसका मतलब जो मीडियम ए है वो क्या है, रेयरर है, एंड मीडियम बी क्या है, डेंसर है। तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो ये तो हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन।
तो ये तो हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन। अब यहां पर इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उससे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इस नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उससे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है बच्चों कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या साइन आई बराबर होता है साइन आर। एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है, या हम कहें और साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर एक क्या होता है? म्यू, एक कांस्टेंट होता है। ये एक कांस्टेंट होता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ। इसे कहा जाता है स्नेल्स लॉ, और यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is equal to a constant, and which is known as refractive index, which is known as refractive index that determine कि how, या वो determine करता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो कितना बैंड होगी, वो डिटरमाइन या वो डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। अब एक रेयरर मीडियम होता है जहां पर पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो वहां पर लाइट रे आसानी से ट्रेवल हो जाती है एंड बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर जाती है। एक ऐसा मीडियम जहां पर पार्टिकल्स पास पास होते हैं उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम, और जब लाइट रे किसी रेयरर से डेंसर में आएगी तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला रिफ्रैक्शन का लॉ है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका कहता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है, ठीक है, समझ में आ गया? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन का प्रोसेस। नाउ हमसे पूछा गया है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। अच्छा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम क्या होता है? अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो फटाफट मेरे बताने से पहले जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है। जल्दी से बता दो क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछ रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है बच्चों? तो देखिए, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, एब्सोल्यूट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है म्यू बराबर सी अपॉन भी। म्यू बराबर सी अपॉन भी। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, एक ऐसा भी मैंने आपको लिखा था म्यू जी ए। जी ए का मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, या हम इसको लिखें और ऐसे लिखा जाता है, या तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या एन से। इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाई ये स्पेलिंग गलत है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं।
क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 μ1 μ2 या n21। ठीक है, अब यहां पर बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या बता रहा है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर म्यू एम ए, इसका मतलब म्यू ए एम ए का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to refractive index of air। इसका मतलब बच्चों हम जब किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं, या हम कहें कि किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर किया जाता है या उसकी तुलना की जाती है एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। यानी एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुलना में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने गुना है, उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 1 माना जाता है। यहां पर C क्या है, तो C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है उस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है उस मीडियम में स्पीड की जो है लाइट की वो कितनी होगी, वो V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर करें या डिवाइड करें, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा वो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, समझ में आ गया? यही तो हम लोगों से पूछा गया है, जो एक्सप्रेशन पूछा गया है तो वो एक्सप्रेशन ये रहा, म्यू बराबर C/V। और इस तरीके से हम लोगों ने इस लाइट चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे जो सवाल हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं। एंड आई होप कि आपको इस सेशन का, इस क्लास का, इस लेक्चर का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके एग्जाम में आपको एडवांटेज मिलेगा। तो बताइएगा आप कि आपको मजा आया कि नहीं, आपका जो ये चैप्टर था लाइट, इसका रिवीजन हुआ कि नहीं, आपके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए या कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप बताइएगा, और आपसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों के जवाब जरूर 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 देना है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी से मिलेंगे हम एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।